तत्पर है और प्रयासरत है कि हम भारतवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें, लेकिन वहीं ये खाड़ी युद्ध अलग अलग रुख ले रहा है, दिन पर दिन और जटिल होता जा रहा है। इससे जुड़ा हमारा आज का विषय जो कहता है खाड़ी युद्ध का तनाव, तेल आपूर्ति पर प्रभाव, क्योंकि इस पूरे युद्ध में सबसे ज्यादा प्रभाव तेल आपूर्ति पर पड़ रहा है, जिससे पूरे विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था भी हिल रही है। ऐसे में हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं दो विशेष मेहमान, सुशील कुमार सिंघल जी जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है। सिंघल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एस.ए. हसनैन जी भी जुड़ गए हैं जो रणनीतिक और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन हसनैन साहब, शुरुआत मैं आपसे इस सवाल के साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत क्या है, ये जग जाहिर है। पूरे विश्व के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं इस बात को। लेकिन आज जो दावे भी किए जा रहे हैं खुलकर कि ईरान कहता है कि मेरा पूरा नियंत्रण है, जो यहां से गुजरेगा उसको, जहाज को हम जला देंगे। अमेरिका कहता है कि हमने चाहे ओमान की खाड़ी की बात करें, अरब की खाड़ी की बात करें, इससे यहां से सारी ईरानी शिप्स हटा दी हैं। क्या ये जो बयान आए हैं और जिसके बाद हमने देखा कैसे रक्षा मंत्री हेक्सेथ भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई अमेरिकी नेवी की शिप्स आपके ऑयल, तेल के पोत को साथ में लेकर जाएगी ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, क्या यह माना जा सकता है कि अब परोक्ष रूप से नहीं, स्पष्ट रूप से ही ऑयल डिप्लोमेसी सारे प्रयासों के केंद्र में आती नजर आ रही है? ये सवाल आपने मुझसे पूछा है? जी हसनैन साहब, आप इसे जी सॉरी, शुक्रिया बहुत बहुत अपने प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जी हाँ, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है, जिसकी इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो एनर्जी सिक्योरिटी की बात है। और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज एक बहुत पतली वो है, वाटरवे है, जिसके अंदर से शिपिंग ले जाने के लिए एक कतार लगी रहती है पूरे वक्त, हैवी शिपिंग वहां से निकलती है। अब इसके ऊपर नियंत्रण, क्योंकि ये ईरान के वाटर्स के अंदर है, तो नियंत्रण तो ईरान रखता है उसके ऊपर। मगर अमेरिका के पास जिस तरह की नेवी है, उसके पास 19 वॉरशिप इस इलाके में लगे हुए हैं, और जिस तरह के हथियार उसके पास हैं, जिस तरह की एयरफोर्स उसके पास है, और मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं साथ में, इन सब को मिलाकर जो एक एयर डोमिनेशन, एयर सुपीरियॉरिटी उन्होंने कायम की है, उसकी वजह से कोई ऐसी शिपिंग को यहां से निकलना आसान हो जाए, मुश्किल हो जाएगा। और ईरान जो चाहता है कि हॉर्मुज की स्ट्रेट्स बंद हो और बाधा पड़े एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, वो उसके पास वो काबिलियत शायद ना हो इस वक्त कि वो इस तरह की वाटरवे को जो है कायम रखे रहे। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी का मामला है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी का एक एसिमेट्री का मामला है। ईरान के पास वो मालूमात नहीं है, वो हथियार नहीं है जिससे कि वो डोमिनेशन कर सके। ज्यादा से ज्यादा अगर उसके पास वहां पर खाड़ी के अंदर कोई शिपिंग नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा मिसाइल को इस्तेमाल करके वो किसी शिप को डुबा सकता है। मगर अगर अमेरिका ने उस एरिया में एक गारंटी के तौर पर एक एयर कवर लगाया हुआ है, तो मेरे ख्याल में ईरान को ये चीज कायम करने में बड़ी मुश्किल होगी। जी, चलिए यहाँ पे सिंघल साहब को चर्चा में लाती हूँ। सिंघल जी, एक बात हमने स्पष्ट देखी है कि किस तरीके से ईरान अपनी इस लड़ाई को एक विस्तार, व्यापक रूप देता नजर आ रहा है। वो सऊदी के भी तेल की रिफाइनरीज पर हमले कर रहा है, कतर के एलएनजी सप्लाईज के ऊपर भी उसने हमले कर दिए हैं। इससे एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि गैस और तेल दोनों प्रभावित होती नजर आ रही हैं। ऐसे में जबकि इंश्योरेंस कंपनीज ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले पोत पर अपनी इंश्योरेंस खत्म कर दी, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कैसे जो खुद ओनर्स हैं इन पोत के, वो जाना ही नहीं चाहते उस क्षेत्र में, जाहिर है खतरा बहुत ज्यादा है। आज ये भी हमने देखा कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को कहना पड़ा कि यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और गारंटी देगी इन पोत को, यानी एक प्रयास कि भाई आप इस क्षेत्र से तेल की आवाजाही को रुकने मत दो, यही गारंटी देना चाहती है अमेरिका की सरकार भी। कितना व्यवहारिक है ये? और फिर वही सवाल कि क्या ये तमाम प्रयास इसी बात को लेकर सुनिश्चित करने का एक प्रयास है राष्ट्रपति ट्रंप के कि उनके देश में भी अगर तेल महंगा होगा, विश्व में उनके देश में महंगाई होगी, मिड टर्म इलेक्शंस है, क्या इस मुद्दे पर प्रेशर बढ़ता भी आपको आने वाले वक्त में नजर आता है, तभी ये प्रयास हो रहे हैं? देखिए, जहां तक ईरान की स्ट्रेटजी है वो बहुत साफ है कि उसकी दो स्ट्रेटजी हैं, एक तरीके से दो हिस्से हैं स्ट्रेटजी का। एक तो है कि खाड़ी के देश सबको वो शामिल करना चाहते हैं इस लड़ाई में,
तो इसीलिए युद्ध, ये जो पहले उन्होंने अटैक शुरू किया, अमेरिका के जो अड्डे थे वहां पे, सैनिक अड्डे थे, उन पे शुरू किया। उसके बाद में सेकंड फेज में उन्होंने एम्बेसीज और यूएस एम्बेसी जो कॉन्सुलेट्स हैं उनके ऊपर अटैक किया, और साथ साथ एयरपोर्ट्स और जो ऑयल रिफाइनरीज हैं या गैस के जो संयंत्र हैं उनके ऊपर हमला शुरू किया। और दूसरी तो साथ साथ उन्होंने किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो बंद कर दी गई है, उन्होंने वीएचएफ पे उसको सबको कर दिया। और उसके बाद एक दो जहाजों के ऊपर उन्होंने हमला भी किया, वो जल गए उसमें। उससे क्या हुआ कि आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। तो जो आप कह रही हैं कि उनका जो प्रेशर बनाने का आइडिया है कि ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरह से प्रेशराइज कर दिया जाए, क्योंकि हम सबको मालूम है कि ऑयल और गैस के बिना किसी का काम नहीं चलेगा, और प्राइसेस ऑलरेडी बढ़नी शुरू हो गई हैं। आज एक खबर आई है कि जब यूएसए ने के प्रेसिडेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि हम जो है उनको इंश्योरेंस करेंगे और सपोर्ट करेंगे, तो थोड़ी सी यूएस मार्केट में आज अभी अभी खबर आई है कि गिरावट आई है। लेकिन इसको यूएसए, अभी ऑफ कोर्स जनरल साहब बता रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम इस सब में मुझे ये नजर आ रही है कि अगर ईरान ने, जैसा कि अभी तक होता रहा है कि उसने 50 मिसाइल छोड़ी, एक दो मिसाइल जो है जाके हमला कर पा रही है, तो अगर यही हालत यहां पर हुई कि जहाज वहां से चलने शुरू हुए और उन पर किसी पर अटैक हुआ, तो उसके बाद में शिपिंग लाइन बिल्कुल काम नहीं करेंगी। एज इट इज वो तैयार नहीं है। मुझे अमेरिकन एश्योरेंस के बावजूद डाउट है कि कोई भी शिपिंग लाइन इस रास्ते को इस्तेमाल करेगी, डिस्पाइट कि यूएसए ने कहा कि हम इंश्योरेंस देंगे और जी। उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको खतरा बराबर रहेगा। तो जो क्रू है वो आराम से तैयार नहीं होगा, साइकोलॉजिकल ये प्रेशर है, और यही ईरान की कोशिश है। बिल्कुल ईरान, ठीक। और उसमें काफी हद तक मुझे कामयाब नजर आ रहा है अपने उसमें, क्योंकि अमेरिका भी परेशान होने लगा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उनके जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं वो भी बयान जी। दे रहे हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी वो भी बयान दे रहे हैं कि हम इसको नहीं होने देंगे। तो एक वो प्रेशर बिल्डअप होता जा इन रहा है। शब्दों के पीछे उस अगर प्रेशर ये को लड़ाई, महसूस कर रही है दुनिया। मैं इसके पीछे चल रही कूटनीति पर वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले हसनैन साहब ये बताइए हमें, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से रक्षा मंत्री हेgseth ने इस बात को सामने रखा है कि भाई हम एक हफ्ते से कम समय में ही ईरान के हवाई क्षेत्र पर अपना पूरा नियंत्रण कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनके बंकर्स को भी खत्म कर देंगे। क्या यहां पर इस बात को, किस दिशा में आप जाते अब इस युद्ध को देख रहे हैं? क्योंकि एक डर ये भी है कि क्या बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली एक तस्वीर आएगी सामने, और फिर एक जो कई तरह की अफवाहें निकलती हैं, चलती हैं, बातें होती हैं, तो एक डर्टी बम की बात भी सामने आ रही है। किस दिशा में जाते देखते हैं आप इस युद्ध को इन चीजों के परिप्रेक्ष्य में? मेहरबानी। मैं सिंगल साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूं, उनका असेसमेंट बिल्कुल सही है। और जहां तक ये एसिमेट्री की बात है, टेक्नोलॉजिकल एसिमेट्री की, शुरुआत करते हैं कि जब जिस मौके से ये लड़ाई शुरू हुई है, ये साबित हो गया था कि जो टेक्निकल डोमिनेंस है, टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस है, इंटेलिजेंस का पेनिट्रेशन है, वो बहुत ऊंचे दर्जे का है। वो ईरान के पास उस तरह की काबिलियत नहीं है, और अमेरिका ने टोटल सरप्राइज भी हासिल की है। और तकरीबन 24 से 36 घंटे के अंदर तकरीबन फेवरेबल एयर सिचुएशन, आप समझिए कि एयर सुपीरियरिटी लगा दी है। इसके बावजूद ये जरूरी नहीं है कि हवाई जहाज ईरान के नहीं उड़ पा रहे हैं। टाइम टाइम पर हम देख रहे हैं कि हवाई जहाज भी उड़ रहे हैं उनके, मिसाइल भी उनके उड़ रहे हैं। तो 100% कायम करना एक डोमिनेंस और उनको रोकना अपने साधनों को इस्तेमाल करने से, ये शायद मुमकिन नहीं है इस वक्त। मगर मैं याद दिला दूं आपको कि गल्फ वॉर 1 में भी इस तरह से हुआ था कि सद्दाम हुसैन ने शुरुआत में लड़ाई में, आपको याद होगा कि एक प्रॉमिस दी थी कि देखिए मदर ऑफ ऑल बैटल होने वाला है अभी रिपब्लिकन गार्ड का, और फिर देखा था हमने कि 24 घंटे के अंदर रिपब्लिकन गार्ड जो है वो नष्ट हो गया। तो ये इस तरह की हालत भी पेश आ सकती है। मगर जिस तरह से इस वक्त बात चल रही है, मैं समझ रहा हूं ईरान जो है एक पुशबैक कर रहा है, और काफी काबिलियत के साथ पुशबैक कर रहा है। मगर ये एसिमेट्री अभी भी जारी है, और मैं समझता हूं अगले 7-8 दिन में मालूम होगा कि कितना डोमिनेशन, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। इसमें सबसे खतरनाक चीज जो मैं देख रहा हूं वो है कि तेहरान भी गाजा बन रहा है। तेहरान और बाकी शहर, कौम और
इस तरह इस्फहान और इस तरह के शहर जो ईरान के हैं, ये सब गाजा बन रहे हैं। जब ऐसी हालतें पेश आती हैं, लाखों कैजुअल्टीज हो जाती हैं, तो एक अजीब सा वातावरण पैदा हो जाता है, जिसके अंदर आपको याद है 2003 में, 2003 से 2011 इराक में भी यही हुआ था। और उसके इमीडिएटली देयर आफ्टर जो है आईसिस, इस्लामिक स्टेट, इसके अंदर पैदा हुआ था और इस स्पेस के अंदर पैदा होकर 5-10 साल तक उसने पूरे इलाके को अपने कब्जे में रखा। बिल्कुल, इस तरीके का जब भी कोई संघर्ष होता है तो साबित करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है अमेरिका के। सिंघल साहब, ये लेकर मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि इस बात को कहा जा रहा है कि चलिए, ईरान का एक धार्मिक नेतृत्व था जिसकी लीडरशिप को आप खत्म कर रहे हैं, उसके बाद वो एक सैन्य नेतृत्व की ओर बढ़ता है, लेकिन जिस सोच के साथ ईरान पर हमले हो रहे हैं, एग्जिट स्ट्रेटजी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में जब मैक्रो कहते हैं कि हम स्पेन के साथ हैं, स्पेन की जो भी सोच है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं भाई, सोचना पड़ेगा, ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि हम इस युद्ध को क्या दिशा देना चाहते हैं, तो ये एग्जिट स्ट्रेटजी को लेकर सवाल भी पुख्ता है। देखिए, आप बिल्कुल सही सवाल है आपका, और ये अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो डिसीजन लिया गया अटैक का, जो अब खबरें आ रही हैं, वो लग रहा है कि केवल इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने या उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो उनके जो नेटो मेंबर्स हैं, उनसे किसी को भी कंसल्ट नहीं किया गया। और जिस तरह के बयान आ रहे हैं रोजाना, उनकी जो एग्जिट स्ट्रेटेजी, सो कॉल्ड स्ट्रेटेजी है, वो रोजाना उसकी वो गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। पहले उन्होंने 3-4 पहले कहा उन्होंने कि रिजीम चेंज अंदर से हम चेंज करा देंगे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि अगर टॉप लीडरशिप को मार देंगे तो ये कोलैप्स कर जाएगी लीडरशिप, और नई जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनका अपर हैंड हो जाएगा। लेकिन उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि वहां ऑलरेडी ईरान में, क्योंकि वो इतनी ज्यादा सैंक्शन में इतने सालों से रह रहे हैं, और उनको इस नजारे की मालूम था, अंदाजा था कि यह हो सकता है, तो उन्होंने सारे कंटिजेंसी प्लान बना रखे हैं। जैसा कि अभी फॉरेन मिनिस्टर में ने उनके बोला कि जब हमारी लीडरशिप वैक्यूम हो गया तो हमने एक वो प्लान बनाया हुआ था, ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन थी हमारी फोर्सेस को कि वो इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर दें। तो 31 जो उनकी डिवीजन है वो पूरे अपना इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करने लगी, उन्हें लीडरशिप की जरूरत ही नहीं थी, तो वो कोलैप्स नहीं हुआ। और अब भी जो वहां इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें दिख रहा है कि IRGC बहुत स्ट्रांग फोर्स बन के सामने आ रही है, और जो संभावना है कि उन्हीं की मर्जी से वहां पे सुप्रीम लीडर का भी इलेक्शन हो। तो अमेरिका को जो उम्मीद थी या इजराइल को जो उम्मीद थी कि वहां कोलैप्स हो जाएगा, वो नहीं हुआ, क्योंकि उनकी उन्होंने तैयारी कर रखी है। अब एग्जिट स्ट्रेटेजी में क्या है कि इजराइल कुछ बोल रहा है और अमेरिका कुछ बोल रहा है, और प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरीके से जल्दबाजी में वो घोषणा करते हैं, तो कोई भरोसा नहीं है वो कब क्या करेंगे। तो इसलिए जो नेटो कंट्री मेंबर हैं वो भी सवाल कर रहे हैं कि भाई आपने अल्टीमेटली क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, क्या अचीव करना चाहते हैं जी? क्योंकि न्यूक्लियर तो आपने अचीव कर लिया था, जून में आपने डिक्लेयर कर दिया था, हमने सब खत्म कर दिया जी। तो अब रहेगा क्या वहां करने के लिए? तो इसका इनका कोई जवाब नहीं है। वो कह रहे नहीं, हम उनकी रिप्रोसेसिंग कैपेसिटी को खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब जून में जो डिक्लेरेशन हुआ वो गलत हुआ। उन्होंने जल्दबाजी में घोषणा कर दी कि हमने ईरान को पूरी तरह से कैपेसिटी को खत्म कर दिया है। बिल्कुल, जबकि खबरें आ रही हैं कि उनके पास 400 किलो का 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, और इसलिए डर्टी बम की खबर भी वहीं से निकलती सामने आ रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, कोई लंबा युद्ध नहीं चाहता। खुद अमेरिकी वासी भी इस युद्ध के विरोध में कितनी आवाजें वहां से भी बुलंद हो रही हैं। लेकिन देखना होगा कि आगे, क्योंकि हर पल ये जो युद्ध है, ये इसका रूप बदल रहा है, स्वरूप बदल रहा है, बयान भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल उम्मीद यही है कि लंबा ना चले ये युद्ध। दोनों मेहमानों का धन्यवाद करना चाहेंगे। वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज़ नाइट में यहाँ